Hello everyone, welcome back to your own YouTube channel of Shriram IAS. Myself Utkarsh Shukla is again in front of you guys with a very important topic of the recent times. हम लोग जानते हैं कि हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं काजान रशिया में और वहां पे वो अटेंड कर रहे हैं ब्रिक्स समूह की बैठक। तो ब्रिक्स समिट में ऐसा क्या खास है, ये ब्रिक्स समिट किस ओर इशारा कर रहा है, आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो अभी तक अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज लीड कर रहे थे। बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? वर्ल्ड ऑर्डर एक काइंड ऑफ ऑर्डर है विच इज मेंटेन्ड बाय द सर्टेन ग्रुप ऑफ कंट्रीज। अब किसी चीज को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए होता है उसके रूल्स, रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अगर आप अभी वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप देखेंगे जो मेन इंस्टीट्यूशंस है ग्लोबल गवर्नेंस के, अगर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस की बात अपने आप होगी। ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन जनरली डोमिनेटेड हैं वेस्टर्न कंट्रीज से और वो फॉलो भी करते हैं वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड एट द सेम टाइम इन इंस्टीट्यूशंस के पास पावर भी बहुत ज्यादा है। कौन से हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस? बिल्कुल हमारे जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस। अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंटल लोन दे रहा है, आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ठीक कर रहा है, बट एट द सेम टाइम किन शर्तों पर? ये शर्तें अधिकतर जो हैं हमारी वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड है। एट द सेम टाइम वेस्टर्न कंट्रीज में सेट किए हुए ऐसे प्लेटफॉर्म्स वेस्टर्न आइडियोलॉजी प्रमोट करने का भी एक जरिया बन गए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम ब्रिक्स समूह को देखें, ब्रिक्स कंट्रीज को देखें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज आर नथिंग बट इमर्जिंग नॉन वेस्टर्न ब्लॉक एंड विच माइट लीड टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? कैसा हो सकता है? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर पे अगर आप ध्यान दें तो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर हमारा जनरली यूनिपोलर रहा है, लेड बाय अमेरिका। अमेरिका एक्ट करता है हेजेमोन। अगर हेजेमोन को मैं आपको सिंपल टर्म्स में बात करने की कोशिश करूं, हेजेमोन का मतलब होता है दादागिरी, जो अपनी दादागिरी चला सके, बट पॉजिटिव टर्म्स में जो वर्ड को अपने रूल बेस्ड ऑर्डर के थ्रू लीड कर सके। तो क्या हम कह सकते हैं ब्रिक्स समिट रादर देन यूनिपोलैरिटी हम मल्टीपोलैरिटी की ओर जा रहे हैं? मल्टीपोलर वर्ड बनता जा रहा है। देखो पोल्स क्या होते हैं? पोल्स का मतलब खंबे, यूनि मतलब सिंगल। जब मल्टीपोलर वर्ड होगा तो कई सारे इंपॉर्टेंट पोल्स हैं। यूनिपोलर मतलब एक अकेला, आई विल से यूएसए। तो अगर हम देखें क्या खास है हमारे ब्रिक्स समूह में या ब्रिक्स में कंट्रीज की आई विल से ग्रुपिंग में, तो यू विल लुक एट इट कि ये ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज से बना है जिन्होंने फाउंड किया था इसको। फॉर द टाइम बिंग ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, सऊदी अरबिया जैसे लोग भी आई विल से देश भी इसके साथ जुड़ गए हैं। अब अगर आप इसकी कंपोजिशन की ओर ध्यान दें, इंडिया, चाइना, रशिया, अगर आप सिर्फ इन तीनों पे भी ध्यान दें, आप देखेंगे कि मिलिट्री पावर अनमैचेबल है। अगर वर्ल्ड में किसी और ग्रुपिंग में शायद ऐसी मिलिट्री पावर नहीं है। अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो आई विल से इंडिया, चाइना अगर सेम पेज पे इकोनॉमिकली काम करने लगे तो इट कैन बी आई विल से वंडर फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया, चाइना का अगर सेम पर्सपेक्टिव हो गया तो दे एक्चुअली इन रियलिटी कंप्लीमेंट ईच अदर। जहां पे हम कहीं कमजोर पड़ जाते हैं वहां पे चाइना सही है, जहां पे चाइना कमजोर है वहां पे हम सही हैं। तो हो सकता है कि एक सिनर्जिकल रिजल्ट्स भी मिल जाए हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अगेन जो रिसेंटली अगर हम इनवाइटेड देश देखें, ईरान, यूएई, सऊदी, अगर हम देखें क्या हम ये नहीं देख सकते कि एनर्जी सिक्योरिटी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है ये ग्रुपिंग। एट द सेम टाइम जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर रशिया को भी कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप इस ग्रुपिंग को ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगी, ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या क्या चाहिए होता है। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबसे पहले चाहिए होती है पॉपुलेशन, a huge population जिसे आप इन्फ्लुएंस कर सके। तो yes, we have the huge population, 3.25 billion of the people are in this small grouping। ठीक है, यूएन की तरफ बहुत बड़ी ग्रुपिंग नहीं है, छोटी ग्रुपिंग, बट 3.25 बिलियन। देन 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ब्रिक्स देशों की आई विल से। तो आई विल से सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ economy the world economy is influenced or is being contributed by the BRICS countries only।
एट द सेम टाइम हमने रशिया, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी, यूएई जैसे देशों के साथ ये भी अश्योर कर लिया है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी। एनर्जी सिक्योरिटी आपके पास है, पॉपुलेशन आपके पास है, इकोनॉमी आपके पास है, नाउ मिलिट्री माइट भी हमने देखा हमारे पास है। यही तो एक आई विल से ग्रुपिंग की खासियत होती है, क्राइटेरियाज होते हैं जो एक वर्ल्ड ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, वी कैन से दैट these small regional groupings in reality are changing the world order। हो सकता है अगर ग्रुपिंग्स की बात करें, अभी सऊदी अरबिया ने आई विल से पेंडिंग है उसका कंफर्मेशन, तो कंफर्म नहीं किया इफ दे आर रेडी टू ज्वाइन इट और नॉट, बट 2024 फ्रॉम जनवरी 1 इटसेल्फ न्यू मेंबर्स को हमें कहेंगे कि ब्रिक्स में एंट्री मिल चुकी है। एट द सेम टाइम ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये रिफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। रिफॉर्म की ओर किस कैसे? ये सिर्फ खुद को रिफॉर्म नहीं कर रहे, ये खुद को कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं पहले ये समझते हैं। अभी तक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक अगर लोन दे रहा है तो ये जनरली है वेस्टर्न प्रिंसिपल्स पे, बट ब्रिक्स का कंसेप्ट अलग है, वो अपने कंटेक्स्ट पे लोन दे रहा है। इन्हीं का आई विल से एक एग्जांपल है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ये ऐसे ब्रिक्स हमारा, मैं कहूंगा पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है डिफरेंट टर्म्स में। अब देखते हैं कि हमारी 3 जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनका हमारा क्या फायदा है और कैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अगेंस्ट है या साथ में है, या समहाउ ये दोनों डाइवर्जेंट वे में नहीं वर्क कर रहे, रादर देन द वेस्टर्न आई विल से इन्फ्लुएंस एंड द ब्रिक्स इन्फ्लुएंस विल कन्वर्ज एट सम प्लेसेस। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया का क्या फायदा है। यस, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास पैसा बहुत है और उसको इन्वेस्ट भी करना है, हम भी उसमें कंट्रीब्यूटर है। तो कंसिडरिंग अगर हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है, स्पेसिफिकली अगर आप हमारे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को अगर याद कीजिएगा तो हमें बहुत ज्यादा आई विल से ऑलमोस्ट एन नंबर ऑफ लाख करोड़ रुपीस हमें इन्वेस्ट करने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहां से आएगा इतना पैसा? वी नीड मनी फ्रॉम द फ्रेंडली नेशंस एज वेल, बट फ्रेंडली नेशन से हम लोन नहीं ले सकते, इंडिया बढ़ रहा है। तो यस, न्यू डेवलपमेंट बैंक कैन बी अ आई विल से गुड सोर्स फॉर अवर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। एट द सेम टाइम अगर आप देखो, भारत हमेशा कहता है कि भारत नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट जा रहा है, हम किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं है, और एट द सेम टाइम हम हर इशू को नेशनल इशू की तरह देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे देखते हैं। उस केस में आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए ब्रिक्स जैसे आई विल से ग्रुपिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम देखें अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, बट हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन की, हमने ऑयल गैस रिजर्व्स उनके आई विल से इंपोर्ट किए, वहां से ऑयल और गैस इंपोर्ट किया है। एट द सेम टाइम हम वेस्ट के इतने करीब ना चले जाएं कि हम उन पे डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि रशिया स्टिल सप्लाइंग अस आई विल से वेपन्स एंड ऑल। चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट है। हमने आज सुबह वाले सेशन में जो 10:30 बजे मैं लेता हूं डिकोडिंग और डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल्स फॉर यू गाइस, उसमें भी बात की थी कि कैसे इट इज ऑलमोस्ट नॉट फिजिबल टू से स्टॉप द ट्रेड विद चाइना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्बेडेड हो चुका है इंडियन इकोनॉमी में। हमने एक सोलर पैनल्स के एग्जाम्पल में भी देखा था कि कैसे हमारे सोलर पैनल्स अमेरिका के द्वारा रोक दिए गए, आई विल से डिटेन कर लिए गए। रीजन क्योंकि वहां पे जो वेंडर्स इंक्लूड है सप्लाई चेन में वो चाइना से हैं, एंड दे आर कंसर्न कि ये यूगिर रीजन में चाइना फोर्स लेबर करवाता है, तो अगर हम वहां से सामान अपने यूएसए में आने देंगे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम फोर्स लेबर प्रमोट करेंगे। एंड यूएसए बीइंग अ कंट्री of honor and where it respects the civil rights, it cannot do the same. So this is the context. Okay, then ये groupings हमें leverage देता है, strategic autonomy maintain करने के देता है politically. For example, हम एक साइड से क्वाड में हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, और इंडो पैसिफिक को चाइना की डोमिनेंस से रोकने के तैयार हैं। एट द सेम टाइम हम एससीओ के भी मेंबर हैं। एससीओ का भी सिमिलर आई विल से विजन है कि हमें मिलिट्री मतलब मिलिट्री ग्रुपिंग है वो भी। एट द सेम टाइम इफ वी लुक एट द फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रिक्स भी हमारा सिमिलर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर ज्यादा झुके हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है? अगर वेस्टर्न कंट्रीज फाइटोसैनिटरी मेजर्स वगैरह कुछ यूज करते हैं तो इंडिया हैव अदर प्लेयर्स
in the region to respond as well. और unlike some groupings जैसे SCO एक छोटे से एरिया में I will say concluded है, एक छोटे से एरिया में लिमिटेड है, बट ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो दूर दूर तक कवर कर रही है. एंड इफ वी कैन से कि अगर इतनी जल्दी ब्रिक्स ने ग्रो किया है तो देयर डे इज नॉट आई विल से फार, इट माइट बी केस कि सम यूरोपियन कंट्री माइट आल्सो ज्वाइन द ब्रिक्स. ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि ये पर्टिकुलर कंट्री आपके ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकती. सो नाम इसका बेसिकली ब्रिक्स अब मिसनोमर हो चुका है. चलिए, सो अगर आप ट्रेड की नजर से इसमें देखोगे तो इंडिया का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो वेस्टर्न मार्केट से है, वहां पे डिपेंडेंसी इंडिया की कम करने में ब्रिक्स जैसी ग्रुपिंग्स का बहुत ज्यादा योगदान रहता है. एट द सेम टाइम ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अगर हमने ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कोलैबोरेट किया, स्पेसिफिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, हाइपरलूप, तो यस इट कैन बी अ केस कि हम को प्रोड्यूसर बन जाए रादर देन डिपेंडेंट ऑन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज. तो ये ऑल्टरनेटिव दिख रहा है. और ब्रिक्स में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और को प्रोड्यूसर में डिफरेंस क्या है? देखिए, को प्रोड्यूसर होता है जब कोई वेस्टर्न कंट्रीज हमें टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूसर होता है जब हम किसी कंट्री के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वंस फर्स्ट दे विल क्लियर अवर असाइनमेंट्स. हमने सपोज उससे अमेरिका से बोला कि आप हमें F-16 दे दीजिए और अमेरिका देता है हमको F-16, बट ये सेलिंग हुई. एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका कहता है जब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हम आपको F-16 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देंगे कि कैसे वो F-16 बना, क्या खासियत है, वो सारी टेक्नोलॉजी बता देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद. बट क्रो प्रोड्यूसिंग में आप स्टार्टिंग से उसकी चैलेंजेस, उसके बेनिफिट्स, उसके कॉस्ट सब उसमें इन्वॉल्व रहते हो, तो आप होलिस्टिकली उसको डेवलप भी कर सकते हो और आप जो हमारी को प्रोडक्शन वाली कंट्री है उसके इक्वल बिहेव करते हो. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेट हुई है तो मे बी बाय द टाइम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई हो सकता है उस कंट्री ने उसका एडवांस वर्जन बना लिया हो. ठीक है, तो दिस इज हाउ इंडिया इज बीइंग बेनिफिटेड, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिक्स पर्सपेक्टिव. चलो अगेन रशिया यूक्रेन वॉर काफी टाइम से चल रही है. एट द सेम टाइम यूपीएससी में भी हम बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि क्या ये सोवियत 2.0 है, क्या कोल्ड वॉर फिर से बिगिन हो रही है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. एंड कुछ इंटरनेशनल पंडित्स ने यह भी बोला था कि रशिया विल नॉट बी ए रशिया एनीमोर, उसका बाल्कनाइजेशन हो जाएगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा. बट रशिया ने, वेस्ट ने जो उसे आइसोलेट किया था ऑन द यूक्रेन इशू, बहुत अच्छे से जवाब दिया. अभी मजाक में आज आई विल से व्लादिमीर पुतिन साहब जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली कि यार डी डॉलराइजेशन करना ना रशिया की मजबूरी थी, मैंने नहीं किया. डी डॉलराइजेशन क्या है? जब आपकी इकोनॉमी डॉलर पे डिपेंडेंट ना हो एंड यू हैव अदर मींस टू ट्रेड, तो वो है डी डॉलराइजेशन. वरना इंटरनेशनल ट्रेड जनरली इज बीइंग प्रेफर्ड इन डॉलर्स. और ऐसा डॉलर्स में क्यों हो रहा है? अगेन कंसेप्ट हेजेमोनी का है, क्योंकि रूल सेट किया है यूएसए ने, तो उसकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा है. अब डी डॉलराइजेशन रशिया ने शुरू किया. फॉर एग्जांपल हमारा भी रूपी स्वैप डील है, अगर आप लोगों को पता हो, तो रशिया को हम रुपीज देते हैं, वो हमें रूबल देता है. तो इससे क्या होता है? करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन होता है. ठीक है, तो इंटरनेशनलाइजेशन में जब आप डी डॉलराइजेशन करते तो वो डी कपलिंग भी होती है ग्लोबलाइजेशन से. तो हो सकता है जो यूएसए में कुछ भी हो रहा है उसका इंपैक्ट रशिया पे ना पड़े. क्यों? क्योंकि वो बायलेटरली डील कर रहा है. मे बी अब उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी हो गई है कि लोग बायलेटरली उससे डील करने के लिए तैयार हो चुके हैं. फेयर इनफ. एट द सेम टाइम आप रशिया को देखोगे तो ट्रेड रीअलाइनमेंट कर रहा है. पहले क्या था? रशिया भी वेस्टर्न कंट्रीज को ऊपर डिपेंडेंट था. तो आई विल से दिस इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव ऑफ आई विल से व्लादिमीर पुतिन कि उन्होंने चाइना का साथ नहीं छोड़ा. उनके अपने इश्यूज हैं, नो डाउट ओवर इट कि नहीं है उनके अपने इश्यूज, बट एट द सेम टाइम रशिया ने कहा ये इश्यूज बाद में सॉर्ट कर लेंगे. बड़ा इशू क्या है कि आपको भी वेस्ट अगेंस्ट है, मेरे भी वेस्ट अगेंस्ट है, तो सिंपल, दोस्त वो होते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है. इस स्ट्रेटेजी के साथ रशिया और चाइना पास है. क्या हम कह सकते हैं कि रशिया ने ही इन्फ्लुएंस किया है चाइना को कि आप इंडिया के साथ भी अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स ठीक करें? ये डिसएंगेजमेंट क्या पता उसी का एक परिणाम हो. अगर ऐसा होता है तो इट वुड हैव बीन अ मास्टर स्ट्रोक बाय द स्टेट्समैन ऑफ ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज.
क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इंडिया का लेवरेज बढ़ जाता है वेस्ट के अगेंस्ट, देन इंडिया वोकल हो सकता है और ज्यादा अपने राइट्स के लिए। वरना हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं, हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना है, हमें इन्फ्लुएंस रहना है वेस्ट से, क्योंकि चाइना हमारे अगेंस्ट खड़ा है। अगर चाइना और इंडिया सेम पेज पे आ जाए, ऐसी टैसिट अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि यार ये जो लफड़े हैं बाद में सुलझा लेंगे, अभी अपन फोकस करते हैं दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और चाइना की उसकी नीड भी है, वी नो दैट उसने अभी अभी एक स्टिमुलस भी लॉन्च किया है अपनी इकोनॉमी में। दिस इज वाई बाय इंडिया सेल बाय चाइना सेल इंडिया भी शुरू हुआ। हमारे हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यहां से अपनी पार्क की हुई मनी निकाल के चाइना में गए इन्वेस्ट किए थे। तो चाइना को इसकी जरूरत भी है। तो आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जहां पे इंडिया का वेट बढ़ता जा रहा है। और रशिया की ये स्ट्रेटजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इसमें। एट द सेम टाइम क्या स्ट्रेटेजिक मूव लिया है, ब्रिक्स को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है रशिया ने एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने का, और वेस्टर्न इकोनॉमी पे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का डिपेंडेंस कम करने का। रशिया इज प्लेइंग ग्रेट रोल। क्यों रशिया इस रोल को एंकर क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काफी टाइम से ऐसे ही सस्टेन कर रहे हैं एंड दे वांट कि देयर क्लाउड इंक्रीजेस, उनका क्लाउड बढ़ेगा, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कम होगा। तो यस, टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सही चीज हो रही है, या बहुत अच्छा एक आई विल से इमर्जिंग इंस्टीट्यूशन रीजनल ग्रुपिंग आ रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रिक्स नेशंस, है ना। चलिए अब बेसिकली हम देखते हैं यूएसए को कैसे चैलेंज कर रहा है। अभी तक हमने ये देखा वर्ल्ड ऑर्डर मींस यूएसएस ऑर्डर, दैट्स वाई मतलब वो बिहेव भी ऐसे करते हैं ना, कहीं भी चले जाते हैं कि हम चलो मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी इंस्टॉल करके आते हैं, देन अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी इंस्टॉल करके आते हैं, एट द एंड ऑफ द डे वहां के रिसोर्सेज से कब्जा करके निकल लेते हैं। आपने देखा कि अफगानिस्तान से भी भागे, मिडिल ईस्ट का टर्मोइल बहुत हद तक सीआईए एंड यूएसए की भी देन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगर हम देखें कि यूएसए का डोमिनेंस कैसे चैलेंज कर रहा है, जैसा कि हमने बात की इकोनॉमिक लेवल पे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक ले आए, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, हमारी इनकम ज्यादा है, हमारे जो कंट्रीज हैं उनकी मिलिट्री प्रोवेस भी ज्यादा है। तो डोंट यू थिंक कि ग्लोबल गवर्नेंस में हो सकता है आने वाले टाइम में ब्रिक्स इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? सर्टेनली इट कैन प्ले। तो यूएस लेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी चैलेंज दे रहे हैं हम। ठीक है, अब जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कहां हो रहे हैं? यूएसए पहले यूज्ड टू लीड द वर्ल्ड। अच्छा देखिए, यूएसए में जो ट्रंप साहब हैं हमारे, उनके आने से एक चीज और है, ही इज मोर इनटू द प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाते हैं, वो जो थोड़ी सी ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट है। ठीक है, वो अमेरिका फर्स्ट के नाम पे ये भूल जाते हैं कि अगर अमेरिका बड़ा नेशन है वो, तो उसको कुछ ना कुछ बाकी नेशंस को रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इसे और थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें, वो कहीं ना कहीं ये भी शिफ्ट कर रहा है कि अगर अपना रोल अमेरिका विड्रॉ कर रहा है वर्ल्ड ऑर्डर से, तो कोई वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, कोई तो रोल प्ले करेगा। वहां कम्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ब्रिक्स कंट्रीज सारी की सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, तीन अपनी मेन कंट्रीज से। रशिया, डोंट यू थिंक मिलिट्री रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट है, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट है, सिर्फ रशिया और इंडिया ऐसे दो नेशन हैं जो ईरान को कंट्रोल करने में, ईरान को आई विल से चेक करने में हेल्प कर सकते हैं, या ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं जहां पे इजराइल और ईरान में बातचीत हो सके। सेम यूएसए के पास भी है, तो यूएसए को काउंटर नहीं करेगा रशिया, यूएसए इजराइल को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर ये वॉर रोकनी है तो इन रियलिटी रशिया और यूएसए को सेम पेज पे आना पड़ेगा। इंडिया को ऐसा आना पड़ेगा कि वो यूएसए के भी करीब है, रशिया के भी करीब है, इजराइल ईरान के भी करीब है। इंडिया को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। हम पहले की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि वो उनका मैटर है। नो, वी आर नाउ ग्लोबल चैंपियन एंड वी आर नॉट ओनली ग्लोबल साउथ चैंपियन, रादर देन वी विल से वी आर द एंकर ऑफ दिस न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। बिना इंडिया के पार्टिसिपेशन के
right things cannot happen in anywhere, be it your UNSC reforms, be it your any crisis, be it any global governance institution, WTO में कुछ चाहिए, UNFCCC में कुछ चाहिए, सब जगह इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नाउ अगर आप देखें तो इंडिया बहुत राइटली नेविगेट कर रहा है टर्मोइल वाली स्थिति में। इंडिया की डिप्लोमेसी की इस टाइम पे सबसे ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, इंडिया की डिप्लोमेसी की सबसे ज्यादा तारीफ होना चाहिए, लेड बाय द नन अदर देन एक्स IFS ऑफिसर, प्रेजेंट EAM एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ मिनिस्टर श्री जयशंकर जी। क्यों होनी चाहिए? आपने एक बार वर्ल्ड मैप इमेजिन करो, सब करो एक बार वर्ल्ड मैप इमेजिन करो आप लोग। फर्स्ट थिंग, मिडिल ईस्ट टर्मोइल है, हमारे वर्कर्स अभी भी इजराइल में काम कर रहे हैं सेफ जोन्स में, स्किल इंडिया। ठीक है, एक नेगेटिव न्यूज भी आई थी अभी, फॉर द टाइमिंग उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। सिंपली ये कहा था कि हमारे वर्कर्स को वहां पे हथौड़ा पकड़ने की तमीज नहीं है, बट इजरायली एम्बेसी ने तुरंत उसे कहा था, रिफ्यूट किया था क्लेम्स को, कहते हैं ऐसा फालतू की बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिडिल ईस्ट। अब वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, ठीक है, क्या चल रहा है? स्लो डाउन चल रहा है, कहीं स्टिमुलस चल रहा है, हम तो ग्रो कर रहे हैं। सिंपल, हम कहते हैं यूएसए को क्वाड में हम आपके साथ हैं, इंडो पैसिफिक हम देखेंगे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रखी है। चाइना के साथ रिलेशन सुधार रहे हैं, रशिया का ऑयल खरीद रहे हैं, ईरान के साथ चाहबार पे कॉपरेशन कर रहे हैं। और यूएसए को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करेगा उतना ही वो चाइना से लड़ने में सक्षम है। और बेसिकली यूएसए कैन नॉट फाइट चाइना डायरेक्टली, उसका थिएटर नहीं है, थिएटर में इंडिया चाइना है। और चाइना को भी ये बात पता है कि वो डोमिनेंस के लिए भी यूएसए से लड़ रहा है। ठीक है, वो चाइनीज करेंसी को डॉलर से ऊपर लेके जाना चाहता है, चाइनीज मिलिट्री को लेके जाना चाहता है, चाइनीज सैटेलाइट्स को यूएसए जैसा बनाना चाहता है। मतलब समझ रहे हो आप? अब गेम डेवलपमेंट की चल रही है, वॉर साइकोलॉजिकल चल रही है, ऑन ग्राउंड वाली नहीं चल रही। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है नेशंस की, वॉर अपने आप डिफरेंट साइड्स पे जा रही है, रादर देन मैन टू मैन कॉम्बैट। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई विल से यूएसए इज बीइंग चैलेंज्ड बाय द रीजनल ग्रुपिंग्स। सिर्फ मैं इसकी बात नहीं करूंगा, ठीक है, अगर हम बोले अदर ग्रुपिंग्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन वो इतनी होलिस्टिकली नहीं चैलेंज कर रहे। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज बीइंग चैलेंज्ड। बट एट द सेम टाइम टू कंक्लूड दिस सेशन, अगर हम इसे देखें रादर देन चैलेंजिंग, हम ये भी बोल सकते हैं अच्छी सदी हुई भाषा में कि इट हैज कन्वर्जिंग इंटरेस्ट। यूएसए वो रोल हर जगह रोल नहीं प्ले कर सकता। इंडिया बीइंग प्रेजेंट इन सच ग्रुपिंग्स, हैविंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एट इट्स डिस्पोजल, एंश्योरिंग कि ठीक है नॉट यूएसए बट डेमोक्रेटिक वैल्यूज मैं इनकलकेट कर दूंगा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं इन ग्रुपिंग्स में। सो सर्टेनली जो वहां के इंटरेस्ट हैं, यहाँ के इंटरेस्ट हैं, अलाइंड हो जाएं बिकॉज ऑफ इंडिया। सो इंडिया कैन बी द ब्रिज अमंग्स द two warring nations. India can be bridged amongst the two different institutions. India is indispensable. India is certainly playing a significant, important role in the global governance system, and we are expecting our role will not be only enlarging, but at the same time enriching in the near future as well as in the, I will say, upcoming years. Yes, certainly this shows that India is emerging global economy, global powerhouse, emerging power, moving towards being a developed country and powerful country and major power in the global ecosystem of world affairs. That's all from my side. Thank you very much. I hope you had a great time with me. Okay, chalo then. All the best. Take care.